नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SA हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे आदिकाल का। आज अपन 4 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं रासो साहित्य का। तो इस साहित्य में देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति या रचना। इसमें देखिए किस साहित्यकार ने किस शब्द से उत्पत्ति मानी है वो देखिए। रास शब्द से उत्पत्ति मानी है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने और बचन सिंह ने। राजयश शब्द से व्युत्पत्ति मानी है हरिप्रसाद शास्त्री ने। रासायन शब्द से व्युत्पत्ति मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। रासूय शब्द से व्युत्पत्ति मानी है गार्ष दत्तासी ने। रासक शब्द से व्युत्पत्ति मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और यह मत सर्वमान्य मत है। रसिक शब्द से व्युत्पत्ति मानी है नरोत्तम दास स्वामी ने। रहस्य शब्द से व्युत्पत्ति मानी है श्यामल दास ने और राजदेश शब्द से व्युत्पत्ति मानी है ग्रियर्सन ने। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो किस शब्द से माना है? रसायन से। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, रासो काव्य 2 रूप में मिलता है और वो 2 रूप कौन कौन से हैं वो देखिए। प्रबंध एवं वीरगीत यानी बलेडस के रूप में। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो है। तो प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुमान रासो। वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बिशलदेव रासो है। यानी वीर गीत वीर परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिशलदेव रासो। रासो साहित्य को चारण साहित्य यानी दरबारी राजनीतिक साहित्य के रूप में जाना जाता है। यह साहित्य डिंगल पिंगल काव्य शैलियों में प्रयोग में मिलता है। यानी इस साहित्य के अंदर रासो साहित्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिंगल या पिंगल। रासो साहित्य में अधिकांशतः डिंगल का प्रयोग मिलता है, यानी ज़्यादातर प्रयोग मिलता है डिंगल का। अब देखिए आगे, डिंगल यानी डिंगल मतलब अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा। और पिंगल में तो पिंगल में हो जाएगी अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा। अब आगे देखिए, डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति पर विवाद है। यानी डिंगल जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति पर विवाद है। अलग अलग साहित्यकारों ने अपने हिसाब से अलग अलग शब्द माने हैं और उसके अर्थ माने हैं वो देखिए। आचार्य हरिप्रसाद शास्त्री ने इसकी उत्पत्ति डगल यानी अनपढ़ शब्द से मानी है। यानी डगल से उत्पत्ति मानी है और डगल का अर्थ होता है अनपढ़। मोतीलाल मेनारिया ने मानी है, यानी मोतीलाल मेनारिया ने उत्पत्ति मानी है तो उन्होंने उत्पत्ति मानी है डिंगल से और इसका अर्थ होता है डींग हाँकना। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पिंगल को ब्रज भाषा के आरंभिक रूप में स्वीकार किया है। पिंगल को पूर्णतः ब्रज माना है। तो पिंगल को पूर्णतः ब्रज भाषा किसने माना है? तो वो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा व धर्मवीर भारती ने। अब आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देखिए। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अब अपन पढ़ेंगे रासो साहित्य की विशेषता, यानी कौन कौन सी रासो साहित्य की विशेषता रही हैं वो देखिए। 1 नंबर में देखिए, यह साहित्य चारण कवियों द्वारा रचा गया। कौन से कवियों द्वारा रचा गया? चारण कवियों द्वारा। 2 नंबर में देखिए, इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। 3 नंबर में देखिए, इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को हमें मिलती है। अब 4 नंबर की विशेषता देखिए। इसमें देखिए, इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ
कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। 5 नंबर की विशेषता देखिए, इनमें युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। यानी रसो जो साहित्य था उसके अंदर युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है, यानी वीर व श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता रही। 6 नंबर की विशेषता देखिए, इन रचनाओं में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। 7 नंबर की विशेषता देखिए, इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 8 नंबर की विशेषता देखिए, रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संधिक एवं अर्थ प्रामाणिक मानी जाती हैं। यानी जो रासो साहित्य था उसकी अधिकांश रचनाएं संदिग्ध मानी जाती हैं एवं अर्ध प्रामाणिक मानी जाती हैं। 9 नंबर की विशेषता देखिए, इतिहास एवं कल्पना का अद्भुत समन्वय था। अब आगे इसकी अन्य विशेषता देखिए, अन्य विशेषता कौन कौन सी रही वो देखिए। सामंती समाज व संस्कृति का चित्रण, ऐतिहासिकता का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव, लोकोमुक्त का अभाव, नारी रूप का सौंदर्यकरण, प्रकृति के आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण किया गया है। अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख रासो काव्य कवि और वो कौन कौन से रहे वो देखिए। 1 नंबर में देखिए दलपति विजय, 2 नंबर पर नल सिंह, 3 नंबर पर नरपति नालह, 4 नंबर पर चंद्रवरदाई, 5 नंबर पर भट्ट केदार, 6 नंबर पर मधुकर कवि, 7 नंबर पर जगनीक, 8 नंबर पर श्रीधर, 9 नंबर पर सारंगधर, 10 नंबर पर विद्यापति। अब अपन 1 नंबर पर अध्ययन करेंगे दलपत विजय का। इसमें देखिए इनकी जो रचना थी वो प्रसिद्ध रचना थी खुमान रासो। कौन सी रचना थी? खुमान रासो, और जिसका समय है 9वीं शताब्दी। और खुमान रासो की जो भाषा है वो है राजस्थानी, और इसका जो काव्य रूप है वो है प्रबंध काव्य। खुमान रासो की अगर शैली की बात करें तो इसकी शैली है डिंगल। आगे देखिए आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रचनाकाल देखिए, इसका रचनाकाल कब माना गया तो इसका रचनाकाल माना गया 9वीं शताब्दी, और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसका रचनाकाल माना गया 17वीं शताब्दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इसका जो रचनाकाल है वो माना गया 1673 से 1703 ईस्वी के मध्य। शुक्ल जी के अनुसार क्रम में प्रथम और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार क्रम में अंतिम मानी गई। आगे देखिए अब अपन पढ़ेंगे खुमान रासो के बारे में। इसमें क्या विशेष है वो देखिए। इसमें वर्णन है अल मामू जो बगदाद के थे और रावल खुमान जो चित्तौड़ के थे। यानी अल मामू और रावल खुमान का इसके अंदर वर्णन है, और इसमें 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 5000 छंदों का यह विशाल ग्रंथ है। कितने छंद है इसके अंदर? 5000 छंद। यह वीर रस प्रधान काव्य है। कौन सा रस प्रधान काव्य है? वीर रस प्रधान काव्य। श्रृंगार रस का अधिक वर्णन किया गया है इसमें। इस रचना की हस्तलिखित प्रतिलिपि पुन्ना संग्रहालय में संरक्षित है। कहाँ पर संरक्षित है? पुन्ना संग्रहालय के अंदर। आगे देखिए संदर्भानुसार नायिका भेद, षड ऋतु आदि के चित्रण भी इसमें मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चलती है। आगे देखिए वस्तु वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। इसमें दोहा, सवैया, कवित आदि छंद प्रयुक्त किए गए हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। कौन सी भाषा है इसकी? राजस्थानी हिंदी। यद्यपि वीर रस ही ग्रंथ का प्रधान रस है, तो इसका प्रधान रस कौन सा है? वीर रस। तथापि श्रृंगार के मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्र भी इसमें उपलब्ध होते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार इसके लेखक कौन हैं?
तो इसके अनुसार लेखक हैं अज्ञात नामक भाट कवि। अब अपन पढ़ेंगे इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ। देखिए कौन कौन सी इसकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही। पहली पंक्ति देखिए 1 नंबर पर, पीऊँ चितोड़ न आवीऊँ सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अमणे खीज। सेकंड पंक्ति देखिए इनकी, संदेशो पीण साहिबा पौधो फिरिया न दे है, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह है। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे नल सिंह भाट का। तो इसमें देखिए नल सिंह भाट की प्रसिद्ध रचना थी विजयपाल रासो, और इसका जो समय था वो था 11वीं शताब्दी। मिस्र बंधुओं के अनुसार इस रचना का जो समय माना गया वो माना गया 1298 ईस्वी। विजयपाल रासो का काव्य रूप कौन सा है? तो इसका काव्य रूप है वीरगीत, और यह रचना अनुपलब्ध है। इसमें विजयपाल सिंह के पंग राजा के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। यह विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे नरपति नाला का। तो नरपति नाला की रचना देखिए, प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो वो रचना थी बिसलदेव रासो, और यह रचना नगेंद्र के अनुसार इसका समय बताया गया है 1155 ईस्वी। बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं नरपति नालय, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार अलग अलग समय माना गया है। तो वो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका समय माना है संवत 1212। मिस्र बंधुओं के अनुसार समय माना गया है संवत 1220। सत्यजीवन वर्मा के अनुसार संवत 1212 माना गया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार संवत 1058 माना गया है। लाला सीताराम के अनुसार 1272 माना गया है, और नवीन खोजों के अनुसार इसका जो समय है वो माना गया है 1016 ईस्वी। आगे देखिए अब, वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है, और यह 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में। यह मूलतः गे काव्य है तथा अतः इसके रूप में परिवर्तित होता रहा। यानी यह मूलतः गे काव्य था और अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। आगे देखिए, बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो वह शैली थी गे शैली, और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, बिसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, यह एक मूलतः वीर काव्य है। कौन सा काव्य है? वीर काव्य, यानी मुक्त काव्य की श्रेणी के अंदर यह आता है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है, और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? यह एक श्रृंगारी काव्य है। आगे देखिए, इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके जो प्रथम संपादक थे वो थे सत्यजीवन वर्मा। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी में ही मिलता है। आगे देखिए, अब इस रचना के नायक कौन थे? तो वो नायक थे विग्रहराज, और नायिका कौन थी? तो नायिका थी राजमती। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या था? तो क्या नाम था? राजमती। और यह क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी भर्ती 2013, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 और 15 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पिंगल शैली का प्रयोग भी हुआ है, यानी इसके अंदर पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है, यानी राय बहादुर
पंडित गौरीशंकर ओझा ने इसे किसके समय की रचना कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीर के समय की रचना। आगे देखिए, शुक्ल जी ने बिसलदेव रासो को वीर गीत परंपरा का प्राचीन ग्रंथ कहा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। कितने छंदों की प्रति का संपादन किया? 128 छंदों की। आगे देखिए, डॉक्टर मेनारिया का मत है कि यह काव्य गेय नहीं था, यानी गाने योग्य नहीं था। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा का सरस शैली में प्रस्तुत किया गया। यानी इसके अंदर भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें वियोग का वर्णन है एवं पुनर्मिलन की कथा का इसमें सरस शैली के अंदर इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला गया था। कहाँ चला गया था? उड़ीसा। राजमती से रुष्ट होकर बिसलदेव कहाँ चला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती। यानी कितने वर्ष तक उसकी विरह में दुखी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। संदेश रासक के समान ही बिसलदेव रासो की भावभूति प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति में सत्य है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। किसकी परंपरा मिलती है? मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा पति के पास संदेश भेजती है। आगे देखिए, श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने इसमें प्रस्तुत किए हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में हमें मिलता है। आगे देखिए, साहित्यिक हिंदी की प्रथम कृति है यह। साहित्यिक ब्रज भाषा की प्रथम कृति है। विशुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना मानी जाती है। एकमात्र रचना जिसमें वीर रस नहीं है। 1272 मझारी बुधवारी। आगे देखिए, अब केवल गाए जाने के लिए रचा गया ग्रंथ है। यानी बिसलदेव जो रासो ग्रंथ है वह गाए जाने के लिए ही रचा गया था। आगे देखिए, अब परिभाषा देखेंगे अपन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा देखिए, शुक्ल ने बिसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। सेकंड परिभाषा देखिए इनकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए शुक्ल जी की, ये क्या कहते हैं आगे, इस ग्रंथ से एक बात का आभास मिलता है, वह यह है कि सलिष्ट भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी जो पिंगल कहलाती थी। बिसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्य भाषा यानी हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। अब नेक्स्ट परिभाषा देखिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये क्या कहते हैं, बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्य तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया तथा रीतिकाल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। यानी सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। नेक्स्ट परिभाषा देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं, इसके अंदर देखिए, बिसलदेव रासो का व्याकरण अपभ्रंश के नियमों का पालन कर रहा है। कारक, क्रियाओं
और संज्ञाओं के रूप में अपभ्रंश भाषा के ही हैं। अतः भाषा की दृष्टि से इस रासों का अपभ्रंश से संदेह विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी आगे क्या कहते हैं। नरपति ने इस ग्रंथ को इतिहास या वंशावली के रूप में नहीं लिखा, उसने तो इसमें काव्य की सरस कल्पनाओं का सौंदर्य सुसज्जित किया है, संयोग और वियोग के मनोहर चित्र उपस्थित किए हैं, इसलिए यह वीर काव्य न होकर श्रृंगार काव्य ही हो गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की नेक्स्ट परिभाषा देखिए, रस की दृष्टि से विशलदेव रासों में श्रृंगार रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस। किंतु इसके साथ रौद्र, शांत और हास्य रस के भी हमें उदाहरण मिलते हैं। इसके बाद अपन आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे चंद्रवरदाई को और उनकी जो रचना थी प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासों का अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।